महेंद्र, आपका हमारे इस लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें हम लोग एसएससी सीजीएल जो आने वाले विगत दिनों में मुश्किल से आपके 10 से 12 दिनों बाद सीजीएल के प्री का एग्जाम होना है और प्री में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कल हमने उसको काफी बेहतरीन तरीके से एक बार सीखने का प्रयास किया था और मैंने आपको जितने भी बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस थे, जैसे कि लेंदी क्वेश्चंस थे, उनको कैसे इजी वे में आपको एग्जाम टाइम में हैंडल करना है, उसके लिए हम आपको एक अप्रोच भी बताए थे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के आपको डरना नहीं है। आज कुछ क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल्स में आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्री के साल 2021 में आपका सीजीएल 2020 का पेपर हुआ था प्री का, उसी क्वेश्चंस को हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन जो छोटे रह गए थे, फिर आगे हम आज फिर से सॉल्व करेंगे। देखते हैं, कुछ नए नए तरीकों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पर है, ए की आय बी की आय से 20% कम, सी की आय ए प्लस बी की आय के योगफल का 70% है, डी की आय सी की आय 25% अधिक है यदि बी और डी के बीच आय के बीच अंतर 23,000 है, तो ए की आय ज्ञात करो। ए की आय कैसे ज्ञात करोगे? कल हमने इस प्रकार का आपका पहला वीडियो देखेंगे, उसी में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। आप देखिए क्या दिया है, ए की आय बी के आय से 20% कम, तो हमने बताया था आप ए की आय ले लीजिए और बी के आय का रेशियो ले लीजिए। ठीक, अब कह रहा है 20% कम यानी बी क्या है, 100 होगा, तो ये 20% कम यानी ये 100% है, तो ये कितना होगा, 80 होगा। ठीक, अब आगे देखिए, फिर आगे और थोड़ा पढ़िए तो क्या कह रहा है कि सी की आय ए प्लस बी के आय के योगफल का 70% है। आप देखिए, ए प्लस बी के आय का योगफल कितना है, 80 और 100 जोड़ेंगे तो कितने के बराबर में आएगा, 180 के बराबर में आएगा, 180 के बराबर में आएगा। आप देखिए, और ये कितने के बराबर में है, ये सी जो है इसके 70% के बराबर में है। आप जब इसे काटोगे, शून्य से शून्य कटा, एक शून्य यहाँ, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा, 18 सतह 126, यानी सी जो होगा 126 के बराबर में होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब इसी प्रकार में फिर आगे क्या दिया है, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। डी की आय सी की आय से, आप देखिए यहां पर सी की आय कितनी दे रखी है, सी की आय 126 है, सी की आय 126 है। अगर जो हम इसकी आय निकालें डी की, तो क्या कह रहा है, 25% ज्यादा है, तो 25% को हम तोड़ लेंगे, ये 10% प्लस 10% प्लस 10%। ठीक, ये होगा। आप देखिए सी की आय कितनी है, सी 126 है, 126 का 10% 12.6 के बराबर में होगा। इसी प्रकार अगला 10% 12.6 के बराबर में होगा। ठीक, और उसी प्रकार यहाँ 10 ना होके 5 रहेगा, ये 5%, क्योंकि 25% है। आप देखिए 10 10 20 5 25% के बराबर में है, तो एक ये 12.6 आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.3। अगर जो हम जोड़ दें इसको, इन सभी को, तो हो जाएगा हमारा 12.6 और 6.3, 6 6 12 3 15, 6 4 10 11 1 1 2 1 3, 31.5 यानी कि 126 में अगर जो हम 31.5 जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर में होगा, ये 5 होगा, 6 1 7 3 2 5, 157 हमारा आया क्या है, 157 जो हमारी वैल्यू आई है वो किसकी आई है, डी की आई है। 157.5 जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू हमारा डी का आया है, क्योंकि आपके प्रश्न में बोला गया है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। आप देखिए, आपका 10% ये अधिक, 10% ये अधिक, 5% ये अधिक। आप देखिए, जब इनमें 126 में इन सभी को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 31.5 के बराबर में होगा। फिर 31.5 हमने यहां जोड़ा, 157.5 के बराबर में है। ठीक, अब देखते हैं हम आगे, अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया गया है, इस पर भी जरा हम गौर फरमाते हैं। देखिए, कह रहा है कि बी और डी के आय के बीच का अंतर 23,000 है। बी और डी देखिए रेशियो कितना है, यहां देखिए ये रेशियो है आपका
100 और यहां पर है 157.5। 157 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 57.5, आएगा हमारा 57.5 और ये आएगा हमारा 23,000 के बराबर में है। ठीक, अब आप देखिए अगर जिसको काटेंगे यहां पर 23 गुणे 1000 कर दीजिए। कैलकुलेशन को हमेशा शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, हमेशा ये हो जाएगा 575। दशमलव हटा दिया तो हमने एक जीरो यहां पर और बढ़ा दिया। 23 दूना 46, 23 पंजे 115। ठीक, 23 दूना 46, हमारा बचा कितना 11 और एक हमारा 15 बचेगा, 111 बचेगा। ये 11 और 5 जोड़ेंगे 115 यानी 23 पंजे 115। हमने यहाँ पर 25 लिख दिया और 25 यहाँ पर आया जो है हमारा 10,000 आया है। फिर से हम अगर एक बार डिवाइड करेंगे चौके 100 यानी कि जो वैल्यू आई हमारी 400 आई। ठीक, जो हमारी एक यूनिट की वैल्यू आई है वो 400 के बराबर में आई है, वो 400 के बराबर में आई है। पूछा क्या है, ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय कितनी है, आप देखिए यहाँ पर ए की आय 80 के यूनिट में है। 80 में अगर हम 400 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, आप देखिए 8 चौके 32 यानी कि 32,000 के बराबर में होगा। कितना होगा, 32,000 के बराबर में होगा। आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है चेक करिए, देखिए पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर दिया गया है, कितना है 32,000। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बहुत आसानी से इन सब प्रश्नों को ऐसे रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगर जो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं तो मैं समझता हूं बेसिक से आप अगर जो लगा रहे हो तो काफी टाइम आपको लग सकता है, आंसर तो आ जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बार कुछ अलग तरीके से आपको इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेना चाहिए। रेशियो के माध्यम से आप चाहे वो परसेंटेज के प्रश्न हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो डिस्काउंट का हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, रेशियो का तो स्वतः ही क्वेश्चंस वर्क एंड टाइम के हो, चाहे वो आपका डिस्टेंस स्पीड हो, चाहे वो ट्रेन के प्रश्न हो, सभी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो इन्हीं रेशियो के मेथड से आप कर सकते हो। अभी हम और आगे सीखेंगे। देखिए हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है देखिए आपके बोर्ड पर आ गया, एक बार ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। अब देखिए कह रहा है कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, यानी इसका रेशियो जो होगा 5 और ये होगा 6। ठीक, 5 और 6 के रेशियो में होगा। फिर क्या कह रहा है, जिसका वजन, यानी कि यहां तुलना जो किया गया है यहां पर जिसका यानी बी और सी का जो रेशियो का तुलना किया गया है, बी और सी का क्या कह रहा है कि 30% अधिक है। 30% किसके अधिक होने की बात कर रहा है, 30% ये बी के अधिक होने की बात कर रहा है। तो ये जो हमारा रेशियो होगा 13:10 के बराबर में होगा। ठीक, अब देखिए आप यहां 5 का गुणा कर दीजिए, यहां पर 13 का गुणा कर दीजिए। आप देखिए 13 छक 78, 13 पचे 65 और 10 पचे 50। अब आप देखिए पूछा क्या है प्रश्न आगे, ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का वजन सी के वजन से आप देखेंगे जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 28 के बराबर में है। 28 के बराबर में है, ये होगा आपका 50 से तुलना करना है, कितने पे 28 ज्यादा है, 100% निकाल दीजिए तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, आप इसे 50 से काटोगे तो ये 2 के बराबर में आएगा। 28 दूना 56 के बराबर में होगा, 56%। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 56% आया हुआ है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका जो प्रश्न, इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्नों को देखिए हम लोग कितने आसान सी भाषा में आसान से सॉल्यूशन में कर लिए हैं। ठीक, फिर अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके बोर्ड पर देखिए आपका अगला प्रश्न आ गया है, क्या है देखिए कितना लेंथी सा लैंग्वेज है। अब इन सब प्रश्नों को पढ़ के आपको एग्जाम टाइम में देख के ही डर लगता होगा, हमें भी लगता था, लेकिन जब हमने इस पर प्रैक्टिस किया, नए नए तरीकों के सीखा कि कैसे आपका अगर जो एग्जाम्स में आ रहे हैं
तो ऐसे प्रश्न को करना है। तो हमारे अंदर का डर धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसके साथ में जैसे जैसे आप इस पे लगातार काम करोगे तो आपका इस पर काफी कमांड होता चला जाएगा और आपके अंदर का डर है जो लेंदी प्रश्न का, वो स्वतः ही आपको पता भी नहीं चलेगा, वो गायब हो जाएगा। देखिए क्या है, 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है, बुधवार को 8% की वृद्धि होती है, गुरुवार को फिर से 5% की वृद्धि होती है। गुरुवार को अंतिम मूल्य कितना था? 5511.24 था। तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य कितना था? देखिए ये तो मोदी जी के आपके तेल का, जैसे डेली आजकल 80 पैसे और 60 पैसे और 35 पैसे 40 पैसे आपका पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, ऐसे ही सोमवार मंगलवार को भी यहां पर इसकी वृद्धि हो रही है। देखिए क्या है, 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है। मैंने माना प्रारंभिक मूल्य कितना है? यक्स है। ठीक, हम इसी पे ही कर देते हैं। 10% की कमी होती है यानी उसका मूल्य कितना होगा? 9/10 होगा। ठीक, 10% की कमी यानी वो कितने के बराबर में बचा? 90% के बारे में 90% के बराबर में बचा। तो हमने 0 से 0 काटा, 9/10 के बराबर में आया। फिर आगे चलते हैं, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है। मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई यानी इसका रेशियो कितना होगा? 6 और 5 के बराबर होगा, 6/5 के बराबर में होगा। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है कि बुधवार को 8% की वृद्धि होती है। बुधवार को 8% की वृद्धि होती है। अब अगर जो आपको ऐसे देखिए 8% आ गया तो आप देखिए ऐसे कर लीजिए 108/100, 108/100। अगर जो आप ऐसे करोगे तो आपको कैलकुलेशन में आसान काफी हो सकता है कि कैलकुलेशन में आप 10 सेकंड भी टाइम यहां दे दो, 10 यहां दे दो, 10 यहां दे दो, तो आपको काफी टाइम लग सकता है। देखिए जैसे 2×5=10, 2×4=8, 2×5=10, फिर आप इसे काटोगे ये 25 होगा और ये कितना होगा? 27 होगा। तो आप देखिए वही हमने 27/25 इस प्रकार यहां पे इसे क्या लिख सकते हैं? 27/25। ठीक, अब इस प्रकार से फिर हम देखते हैं आगे क्या है। गुरुवार को फिर से इसमें 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि होने का मतलब कितना हो गया? 21/20। अब फिर देखिए आगे क्या है कि गुरुवार को अंतिम मूल्य यानी इसके बाद में इसका अंतिम मूल्य कितना हो जाता है? आप देखिए तो ये होगा 5511.24। ठीक, 5511.24 के बराबर में है। अब देखिए, अब यहां पर तो आपका किस में दिया है? दशमलव में दे दिया है। यहां पर आपका दशमलव में दे दिया है। एक चीज देखते हैं हम यहां पर, आप देखिए 5×5=10, 2 12, 2 14, 4 18। 18 किसका? 18 अगर जो किसी का अंकों का योग जोड़ते हैं 18 आता है यानी वो संख्या कितने से कटेगी? 3 से कटेगी, 9 से कटेगी। तो आप देखिए यहां भी 9 है, यहां भी 27 है, यहां 6 है। तो इसमें देखिए 3 का मल्टीपल इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आंसर हमारा आने की पॉसिबिलिटी होगी वो कौन सी होगी? वो 9 के मल्टीपल में होगी या 3 के मल्टीपल में होगी। तो आप देखते हैं ऑप्शन चेक करते हैं तो कौन से ऑप्शन में है? आप देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया गया है 4500। हमारा यही आंसर, पूरी होने की पॉसिबिलिटी यही है कि हमारा यही आंसर होगा। आप जरूर से जरूर एक बार इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम इसको यहां पर फिर हम आपको बताते इसके बारे में। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आपको एक बार सोच कर देखना है कि कैसे इन प्रश्नों का हम कैलकुलेशन करेंगे। हमने तो बताया, इस प्रकार बताया कि 9 के मल्टीपल में, ये भी 9 के मल्टीपल में, ये भी 9 के मल्टीपल में, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा वो 9 के मल्टीपल में होगा। आप देखिए सॉल्व करके जरूर देखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर है, राधा अपनी आय का x% बचाती है, उसकी आय में 28% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यक्स का मान कैसे आप निकालोगे? राधा अपनी आय में x% बचाती है। आप देखो हमने बताया कि जब किसी आदमी की आय होगी तो वो अगर जो कमाएगा तो खर्च जरूर करेगा, कमाएगा तो खर्च जरूर करेगा, यानी वो व्यय करेगा। ठीक, और व्यय करने के साथ में बचत भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। आप देखिए एक राधा जी हैं, कह रहा है कि आय में इनका आय x% बचाती है।
तो आप देखिए अगर ये x% बचाती हैं 100% कमा रही होंगी कहीं ना कहीं जरूर। अगर जो 100% कमा रही x% बचाती हैं तो उनका व्यय कितना होगा, वो कितने के बराबर में होगा, 100 माइनस x के बराबर में होगा। कैसे होगा, आय में से अगर जो हम बचत को माइनस कर दें तो ये कितने के बराबर में आएगा, 100 माइनस x के बराबर में आएगा। ठीक, अब देखिए ये x% बचाती हैं, ठीक, और ये भी आपका परसेंट में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या है कि इसके आय में 28% की वृद्धि होती है, आय में 28% की वृद्धि होती है। देखिए आय में 28% की वृद्धि, हमने 28 लिख दिया, इसकी वृद्धि कितनी हुई, 28 की हुई। फिर क्या कह रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की अगर जो वृद्धि होगी तो ये 20% हो गया। तो आप देखोगे 100 माइनस x होगा जब इसको सॉल्व करोगे। फिर आगे देखिए उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा 40x% के बराबर में आएगा। अब देखिए यहां पर ये आपका 28 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, 1/5 गुणे ये 100 होगा। फिर आप देखिए यहां पर 20% हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ये 20% के बराबर में होगा, ठीक, प्लस हमारा 40x% के होगा, ये भी 20x%, ये 40x%। आप देखिए इसको काटिए, 5 दूना 10, ये 20 आ गया, 28 में से 20 माइनस करेंगे, ये हमारा 8 के बराबर में होगा। फिर आप देखिए इसमें से 40x% में से 20x% जब माइनस करेंगे तो हमारा जो होगा वो 20x% के बराबर में आएगा। आप देखिए 20x%। अब हमें 100% वैल्यू अगर जो निकालनी है तो हम इसमें 5 से गुणा कर दें, इसमें भी हम किसमें से गुणा कर दें, 5 से इसमें गुणा कर दे, तो ये हमारा 40 आ जाएगा। और यहाँ पर 100% x की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 40 के बराबर में होगी, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, वो 40 के बराबर में होगी, वो 40 के बराबर में होगी। आप देखो 100% x है, आप 100% x को आप 100/100 लिखोगे, 100/100 लिखोगे तो ये कितने के बराबर में आएगा, 1 के बराबर में आएगा। 1 का x में गुणा करेंगे x ही आएगा। इस प्रकार हमने x बराबर कितना मान लिया, 40 मान लिया। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका बोर्ड पर देखिए आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर जो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इतना लेंदी सा लैंग्वेज देख के डर लगता होगा कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, लेकिन देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत ही कम टाइम में दिया है, 3 व्यक्ति A, B और C एक अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। A और B का मासिक वेतन बराबर है और A और B के दानों के बीच अंतर 900 है। यदि C की तुलना में A और B के द्वारा किया गया कुल दान 600 अधिक है तो C का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, एक चीज, सबसे बड़ी चीज तो यहां दे रखा है कि A और B का मासिक वेतन बराबर है, A और B का मासिक वेतन बराबर है। इससे हमें काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है। आप देखिए क्या कह रहा है कि A और B का मासिक वेतन बराबर है और A और B के दानों के बीच का अंतर कितना है, 900 है। आप देखिए A और B यहां पर 10% है, यहां 7% है, इनके बीच का अंतर कितना है, 3% है। 3% कितने के बराबर में है, ये 900 के बराबर में है, ये 900 के बराबर में है। 1% कितने के बराबर में होगा, 1% जो होगा वो 300 के बराबर में होगा। ठीक, 1% हमारा कितने के बराबर में होगा, 3% के बराबर में होगा। अब फिर हम देखते हैं क्या कह रहा है, यदि C की तुलना में A और B के द्वारा किया गया कुल दान कितना, 600 अधिक है। आप देखिए कि C A प्लस B द्वारा कितना दान किया गया है। आप देखिए A है और B है, A का 10 है और B का 7 है, यानी कि ये हो जाएगा 17%, 17%, 17%। अब धन 17% बराबर, 17% बराबर कितने के होगा, आप देखिए
कि यदि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 अधिक है तो ए द्वारा सी का दान कितना है, दान प्रतिशत ये 9% है, इससे ये कितना कम है, ये कम है। तो इसमें से हम अगर जो 600 जोड़ दें तो हमारा क्या दोनों बराबर हो जाएगा। आप फिर से एक बार देखिए क्या कह रहा है, यदि सी की तुलना में सी का आपका दान प्रतिशत कितना है 9, क्या कह रहा है, ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान, ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 17% के बराबर में है, कुल दान 600 रुपए अधिक है, यानी ये 600 रुपए अधिक है। इसमें से या तो हम 600 माइनस कर दे या फिर इसमें हम 600 जोड़ दे तो दोनों से बराबर में आ जाएंगे। हमने जोड़ दिया। अब देखिए सी का मासिक वेतन बताइए। अब बताइए 1% की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो आप यहां पर 17 5100 आ जाएगा। ये 17% की वैल्यू 5100 आएगा और 9% की वैल्यू आप देखिए 9% की वैल्यू जो होगी यहां माइनस, यहां +6 है, +600। आप इसमें से जब माइनस करेंगे 600 5100 में से तो आपका 4500 आएगा, 4500 आएगा। और ये 4500 कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 9% की वैल्यू है, ये 9% की वैल्यू है। आप जब 9 से काटेंगे 9 × 5 = 45, ये आया 500। कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है, यह 1% की वैल्यू है। अब आगे देखिए, अगर जो 1% की वैल्यू 500 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आपको 100 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, 100 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। आप देखिए दोनों का मिला के ये कितना हो गया, 3 4 शून्य लग जाएगा और किसी भी अंक के आगे 4 शून्य लग जाएगा तो वो आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कितना आया, 50,000। और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर दिया गया है। वो कितने के बराबर में है, 50,000 के बराबर में है। ठीक, अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, पढ़िए क्या है, दिया है लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को शायद हम तीसरा या चौथा प्रश्न कर रहे हैं। आप देखो यहां पर क्या दिया है, आप देखिए लक्की अपने आय का 85% खर्च करती है। कोई एक है लक्की जी हैं भैया और इनकी आय 100% रही होगी, 100% रही होगी, 85% ये खर्च कर दे रहे हैं तो 15% ये अपना सेविंग कर रहे हैं। ठीक, 15% की सेविंग कर रहे हैं। अब आगे भी देखते हैं, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है। अभी हमें व्यय की कोई जानकारी नहीं है, ये इसमें दे रहा है x% की, ये आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ये आपका आय हो जाएगा, ये व्यय होगा, ये व्यय होगा और ये आपका बचत होगा, ये बचत होगा। ठीक, फिर आगे देखिए, देखिए क्या है कि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत में 60%, 15 का 60% निकालेंगे वो आएगा 9। आप देखो 15 का 60% कैसे आपका आएगा 9, यानी 15 × 60/100, एक शून्य से कट गया, 5 दूना 10, 5 × 15, अब 2 3 6, ये हमने 3 × 3 लिख दिया 9। अगर जो आप अभी भी इसी मेथड से कर रहे हो तो आप कभी अभी आप एग्जाम से, जो आपका एग्जाम का नीड है, जितनी स्पीड की आवश्यकता एग्जाम को है, अभी आप उस मानक पर अभी नहीं पहुंच पाए हो। ठीक, आपको थोड़ा सा और अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। देखिए कह रहा है बचत 15, इस बचत में 60% की वृद्धि होती है, यानी 15 पर 9 रुपए आपका क्या है, बचत वृद्धि हुई। और क्या कह रहा है कि आय में 26% की वृद्धि होती है। आय कितना था, 100 था, इसमें 26 की वृद्धि हुई, यानी कि 26 के बराबर में आया। फिर देखिए आप अगर जो इसमें आय में से हम बचत घटा दें, आय में से हम बचत घटा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 में से जाएगा 9, आपका 16 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 17, यानी कि यहाँ पर क्या आया 17। आप देखिए
अब इसको जोड़िए 17 और 9, 17 9 जोड़ेंगे ये 26 के बराबर में आएगा। ठीक, ये भी देखिए 26 में से 17 घटाएंगे 9 के बराबर में, 26 में से 9 घटाएंगे 17 के बराबर में, ये एक दूसरे के पूरक हैं। फिर देखिए तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसमें आपका प्रश्न दिया गया है कि यक्ष प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो आप देखिए कि 85 पर अगर जो 17 की वृद्धि हुई है तो ये कितने प्रतिशत के बराबर में है, आप इसका 100% निकालेंगे। 17 × 85, जब इसे 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20%। ये जो आपका आंसर आएगा 20% के बराबर में आएगा। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए जो आपके बोर्ड पर आ गया है, देखिए ये सीजीएल 2020 के प्री में अगस्त में जो साल 2021 में हुआ था उसमें आए हुए प्रश्न हैं। कितने बेहतरीन प्रश्न अब आपकी परीक्षाओं में आने लगे हैं। ठीक, देखिए क्या है प्रश्न। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखिए इसको हम आपको एक थोड़ी अप्रोच बताते हैं। ठीक, क्या है आपका 35% छात्र लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, और ये बॉयज का रेशियो होगा। हम रेशियो पे खेलते हैं क्योंकि हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। हम देखते 35% छात्र लड़कियां हैं, आपका 35% छात्र लड़कियां हैं तो 65% क्या होंगे, बॉयज होंगे। आप इसे काटेंगे 7 × 35 और ये हो जाएगा 13। ठीक, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। और यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अब यहाँ पे पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाला। तो बताओ इसमें 7 और 13 के अनुपात में है। इसमें कह रहा है कि 80% लड़कियां, 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। तो बताओ 90% में से 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई 100% में से, तो कितने प्रतिशत लड़कियां फेल हुई, 10%। तो बताओ इसमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक, अब उसी प्रकार से कितने प्रतिशत लड़के फेल हुए, 80% पास हुए, तो 20% लड़के फेल हुए। तो इसमें हो जाएगा 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। 1/5। अब आप इनका रेशियो निकाल लो, ये 7/10 और ये आ जाएगा 13/5। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 13 × 10 = 130, यानी 35 लड़कियां बराबर 130 लड़के। इन्हीं को आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 165 के बराबर। अगर जो कोई भी आंसर आएगा वो 165 के मल्टीपल में होगा। आप देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100, यहाँ पर 165 है और यहाँ पर आया है 16.5। ये हमने रेशियो में निकाला है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 0.1 स्थान तक सही। अब आप देखो क्या कह रहा है कि अविनाश जी हैं, गौरव जी हैं और कौन है, चेतन जी हैं। ठीक, 3 लोग हैं। हम पहले देखते हैं अविनाश और गौरव के बीच रेशियो निकालते हैं। अविनाश और गौरव के बीच में रेशियो निकालते हैं। अविनाश और गौरव, कह रहा अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों में 20% कम सिक्के हैं। अगर जो गौरव के पास में 5 हैं तो इनके पास में 20% कम यानी 4 है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में, ये मान लिया हमने चेतन है, चेतन की तुलना में इनके पास में ये 5 है तो ये इनका रेशियो 7 होगा। आप देखिए इनका जैसे आप गौरव 140 हो जाएगा और इनका 100 होगा चेतन जी का।
तो आप शून्य से शून्य काटोगे, 2 पचे 10 और 2 सते 14, 7:5 का रेशियो आएगा। ठीक, अब देखते हैं 7:5 हमने जो लिखा, आप क्या देखो जो हमने यहाँ पर ये लिखा 7:5, यहाँ पर 7:5 है, इसका 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 7 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 7 चौके 28, 7 पचे 35 और 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब आप देखो क्या कह रहा है कि उनके पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। किसके पास? चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या, अविनाश के सिक्कों की संख्या कितनी है? 28 है। कितना कम है? आप 28 से 25 में जाओगे तो देखोगे 3 कम है, इंटू 100। ठीक, इंटू कितना होगा? 100 होगा। जब आप इसको काटोगे 300/28 तो आप देखोगे कि ये 28 होगा। 28 इक्के 28, बचा कितना आपका 2 0, 1 0 बढ़ाया हमने, 200 हुआ। 28 सत्ते, ये दशमलव हुआ, 28 सत्ते आप देखोगे 196 के बराबर में आएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 10.7 के आसपास आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे लास्ट में आंसर कौन सा दिया है? 10.7 के बराबर में दिया गया है। वो वही इस प्रश्न के लिए क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप देखिए अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है। ठीक, देखिए यहां पर गलती से होगा, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175.10/4% की कमी होती है तो भिन्न का मान ज्ञात करें। आप देखो, जैसे हम कह दें कि एक चीज आप अगर जिसमें पढ़े होंगे तो आपको एक पढ़ने के बाद में एक चीज समझ में आएगा कि पहले संख्या, जब पहले संख्या थी तो पहले जब संख्या थी तो वो बड़ी थी, पहले संख्या बड़ी थी और बाद में जो संख्या होगी, बाद में संख्या छोटी होगी। बाद में संख्या क्या हुई? छोटी हो गई। बाद में संख्या छोटी हो गई, पहले संख्या बड़ी थी। अब हम ऐसे प्रश्न अगर जो आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन उठा के इन प्रश्नों को करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन उठा के इन प्रश्नों को करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए क्या है, पहले बड़ी संख्या, हम अगर जो अभी हम इसका डिटेल भी देखेंगे लेकिन एक बार ऑप्शन से हम आपको बता दें इसको। पहले बड़ी संख्या, अगर हम संख्या 1/4 लेते हैं तो आप देखिए 1/4 इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 4। तो आप देखोगे 1/4 से 4 हो रहा है यानी संख्या बढ़ रही है। संख्या 1/4 से 4 हो रही है यानी संख्या बढ़ रही है। और यहां पर क्या बोला है कि संख्या में कमी होगी, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1/2। 1/2, अगर जो हम 1/2 को यहां ले जाएंगे तो ये 2 होगा इसका व्युत्क्रम। तो आप देखिए अभी भी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस प्रकार ये भी आपका दूसरा ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। ये आपका यहाँ क्या है? 4/3 आपका यहाँ पर आया है 4/3। 4/3 अब यहाँ अगर हम वापस जाएंगे तो ये 3/4 होगा। तो आप देखेंगे कि संख्या यहां से यहां जा रहा है तो इसमें माइनस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए आपका ये ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन हम एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। आप देखिए यहां जैसे क्या है? 3/2 है, यहां पर 3/2 है। आप यहां भी देखिए यहां इसका अपोजिट क्या होगा? 2/3 के बराबर में होगा। 2/3 के बराबर में होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें भी कमी हो रही है। तो आप देखिए इसमें भी कमी हुआ। अब देखते हैं, अब हमें इन्हीं प्रश्नों में इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू ही करना है ऐसे प्रश्न। देखिए क्या है जो आपका ऑप्शन जो है, आप देखिए 4/3। अगर जो हम कहे 4/3 इसका व्युत्क्रम कितना है? 3/4।
4/3 3/4 इसका व्युत्क्रम है, 4/3 3/4 व्युत्क्रम है। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 चौके 16 मूल अंक हो गया, 3 त्रिके 9। आप देखोगे 16 से 9 हुआ, कितने की कमी हुई? 7 की कमी हुई। 7 की कमी किस पर हुई? 16 पर हुई। 7 की कमी 16 पर हुई। तो आप देखोगे इसका 100% आप अगर जो निकालो, 100% निकालो तो ये जो होगा 700/16 होगा, 700/16 होगा। आप इसे 2 8 16, 2 8 16 फिर से करोगे 350, फिर आप एक बार काटोगे तो 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 175। अब देखो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें 175/4% की कमी हुई। यानी कि इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, ऐसे प्रश्न अगर जो आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही सारे प्रश्नों को एक बार में, ऐसे ही ऑप्शंस को देख के आपको ऐसे ही आपको लिखना नहीं है। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जाम में देखते ही आपके दिमाग में ये इंस्टेंट आ जाना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है, कैसे करना है। अगर जो इन्हीं सब प्रश्नों को बार बार आप लगाते हो परीक्षा में, अगर जो कभी भी आप परीक्षा देने जा रहे हो, ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व किए रहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर भी कर पाएंगे। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।